1 अरब से ज्यादा लोग, सैकड़ों भाषाएं, हजारों साल पुराना इतिहास, इतना बड़ा और इतना डाइवर्स देश आखिर चलता कैसे है? कभी सोचा है? आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। जरा इस पर नजर डालिए। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये तो जैसे इंसानों का एक जीता जागता इंद्रधनुष है। इसमें जो हर रंग दिख रहा है ना, वो एक अलग राज्य या इलाके को दिखाता है। और हर रंग की अपनी एक अलग कहानी है, अपनी अलग संस्कृति है, अपनी अलग भाषा है। तो सवाल फिर वही आता है, इतनी अलग अलग तरह की आबादी को एक साथ कैसे रखा जाता है? सच कहूं तो ये दुनिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल और सोशल एक्सपेरिमेंट्स में से एक है, और इसे समझने के लिए हमें इसे इसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में, मतलब इसके हिस्सों में तोड़कर देखना होगा। और इसका जवाब हमें मिलेगा उन 3 पिलर्स को देखकर जिन पर आज का भारत खड़ा है। वो हैं इसकी जमीन, इसके कानून और इसके लोग, यानी इसकी लेबर फोर्स। तो चलिए सबसे पहले पिलर से शुरू करते हैं, इसकी जमीन से। तो हमारा पहला पिलर है एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन। मतलब ये वो स्टेज है जिस पर भारत की पूरी कहानी लिखी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं साइज की। भारत लैंड एरिया के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। अब इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि ये इतना बड़ा है कि इसमें लगभग पूरा का पूरा वेस्टर्न यूरोप समा सकता है। सच में ये एक सब कॉन्टिनेंट है। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, जरा सोचिए, नॉर्थ से साउथ तक 3000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर। ये तो दिल्ली से कायरो, इजिप्ट तक जाने से भी ज्यादा दूर है। और इतनी विशाल ज्योग्राफी का असर यहाँ की कल्चर से लेकर इकोनॉमी तक हर चीज पर पड़ता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सोचकर देखिए, जब भारत के एकदम पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूरज उगता है, तो पश्चिम में गुजरात में उसके लगभग 2 घंटे बाद सूरज निकलता है। मतलब जब एक जगह लोग शायद अपना लंच कर रहे हों, तब दूसरी जगह लोग सोकर ही उठ रहे होंगे। अब सोचिए, अगर हर कोई अपनी घड़ी अलग अलग चलाता तो कितना कंफ्यूजन होता। इसी से बचने के लिए पूरे भारत में एक सिंगल स्टैंडर्ड टाइम जोन को फॉलो किया जाता है। अब देखिए, इंडियन ओशन में भारत की ये जो लोकेशन है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। भारत यूरोप, अफ्रीका और ईस्ट एशिया के बीच के सबसे इंपॉर्टेंट सी ट्रेड रूट्स के ठीक बीचों बीच पड़ता है। और इस पूरे रीजन में सबसे लंबी कोस्टलाइन होने की वजह से सदियों से इसने ग्लोबल ट्रेड और पॉलिटिक्स में एक बहुत ही क्रूशियल रोल निभाया है। ठीक है, तो जमीन बहुत बड़ी है, लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है, लेकिन इतने सारे अलग अलग तरह के लोगों पर शासन कैसे किया जाए? और यहीं पर आता है हमारा दूसरा पिलर, वो ब्लूप्रिंट जो इस डाइवर्स नेशन को एक साथ जोड़कर रखता है। देखिए, इतनी ज्यादा ज्योग्राफिकल और कल्चरल डाइवर्सिटी वाले देश को चलाने के लिए सिर्फ जमीन काफी नहीं होती। इसके लिए एक कॉमन आइडिया, एक फिलॉसफी की जरूरत पड़ती है। और वो फिलॉसफी है डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र। सीधे सीधे कहें तो इसका मतलब है कि पावर लोगों के हाथ में है। एक ऐसा सिस्टम है जिसे जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि डिस्कशन और अग्रीमेंट से चलाने के लिए बनाया गया है। और भारत जैसे डाइवर्सिटी से भरे देश के लिए ये बेहद बेहद जरूरी है। तो सवाल ये है कि डेमोक्रेसी भारत के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात तो ये कि ये सरकार को अकाउंटेबल, मतलब जवाबदेह बनाती है। इससे डिसीजंस की क्वालिटी सुधरती है, क्योंकि सरकार को लोगों की बात सुननी पड़ती है। दूसरा, और शायद सबसे जरूरी, ये डिफरेंसेस को, मतभेदों को सुलझाने का एक पीसफुल तरीका देती है। और आखिर में ये हर सिटीजन की डिग्निटी को बढ़ाती है और देश को अपनी ही गलतियों से सीखने और खुद को करेक्ट करने का मौका देती है। और ये आइडियाज कहीं हवा में से नहीं आए। भारत के जो फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसे ग्लोबल मूवमेंट से इंस्पिरेशन ली, जहां लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का नारा पूरी दुनिया में गूंज रहा था। उन्होंने इन आइडियल्स को लिया, उन्हें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ढाला और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की नींव रखी। तो हमने जमीन देख ली, कानून देख लिए, अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी पिलर पर, द ह्यूमन इंजन। मतलब वो लोग जो इस देश को असल में पावर देते हैं, जो इसे चलाते हैं। देखिए, जमीन और कानून अपनी जगह है, पर किसी भी देश की असली ताकत तो उसके लोग होते हैं। और भारत के केस में हम 1.4 अरब से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस प्लैनेट पर ह्यूमन पोटेंशियल का सबसे बड़ा रिजर्वॉयर है। असली बात यह कि ये सारे लोग मिलकर अपने स्किल्स और एबिलिटीज से क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। इस पोटेंशियल को समझने के लिए एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे आज भी करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। अब जमीन तो उतनी ही है, उससे तो बढ़ा नहीं सकते। तो ज्यादा पैदावार के लिए किसान क्या करते हैं? वो स्मार्ट तरीके अपनाते हैं, जैसे एक ही साल में एक से ज्यादा फसलें उगाना या फिर मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का इस्तेमाल करना। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि कैसे पूरे देश में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।
लेकिन इस मैसिव ह्यूमन पोटेंशियल का इस्तेमाल करना इतना आसान भी नहीं है। कई चैलेंजेस हैं, जैसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए एक छोटे से खेत पर 5 लोग काम कर रहे हैं, जबकि असल में जरूरत सिर्फ 3 की है। तो जो बाकी 2 लोग हैं वो काम करते हुए तो दिख रहे हैं, पर प्रोडक्शन में उनका कंट्रीब्यूशन 0 है। या फिर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को देखिए, जहां फसल कटाई के बाद एक फार्म लेबरर के पास कई महीनों तक कोई काम नहीं होता। ये बहुत बड़े चैलेंजेस। तो फिर इस ह्यूमन इंजन को और पावरफुल कैसे बनाया जाए? जवाब 2 चीज़ों में है, एजुकेशन और हेल्थ। शिक्षा वो चाबी है जो नए मौक़ों के दरवाजे खोलती है, और अच्छी हेल्थ वो फ्यूल है जो लोगों को अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचने की ताकत देती है। सीधी सी बात है, जो देश अपने लोगों में इन्वेस्ट करता है वो असल में अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करता है। तो हमने इन तीनों पिलर्स को देख लिया, जमीन, कानून और लोग। अब चलिए इन सबको एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि दुनिया में भारत की जगह कहां बनती है। जैसा कि हम देख सकते हैं, नॉर्थ में ऊंचे हिमालय से लेकर साउथ में इतनी लंबी कोस्टलाइन तक भारत की ज्योग्राफी इसकी स्ट्रेटेजिक फाउंडेशन है। ये एक ऐसा मंच है जो मौके भी देता है और चुनौतियां भी। तो जब हम इन तीनों पिलर्स को एक साथ रखते हैं, एक स्ट्रेटेजिकली प्राइसलेस जमीन, एक मजबूत डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क और इस धरती पर ह्यूमन टैलेंट का सबसे बड़ा पूल, तो एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। आने वाले दशकों में विश्व मंच पर भारत का रोल क्या होगा? वो हमारे प्लैनेट के फ्यूचर को कैसे शेप करेगा? और इस सवाल का जवाब सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि शायद पूरी दुनिया का भविष्य तय करेगा।